कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं 35 साल की एक सफल होटल चेन में ऑपरेशंस मैनेजर थी और अच्छा खासा पैसा कमाती थी। मैं जालंधर के एक बहुत ही ग्रामीण शहर से आती हूँ। शहर के ज़्यादातर वर्कर और इनकम 90% ट्रांसकॉन्टिनेंटल मोटरवे से हैं, जहाँ बड़ी संख्या में ट्रक चालक पंजाब से आते जाते हैं। इसलिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1920 के दशक की शुरुआत में इस शहर का विकास हुआ। मेरे अपने भाई जय और शुभम एक गैरेज चलाते हैं, जहां वे इन विशाल वाहनों की देखभाल करते हैं। जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरी माँ का निधन हो गया था और इससे मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बाहर जाकर दिल्ली में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ूंगी। मैं बस हर उस चीज़ से दूर जाना चाहती थी जो मुझे मेरी माँ की याद दिलाती थी। कॉलेज के ठीक बाद मैं एक इंटर्न के रूप में दिल्ली के लग्जरी होटल में काम पर गई और मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ी। मुझे अपनी नौकरी से प्यार था और मैं अपने घर की स्थिति के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। मैं 6 महीने के बाद एक बार अपने परिवार के साथ एक हफ्ते के लिए रहने गई थी। मेरे पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे भाई उतना खुश नहीं दिख रहे थे। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे। मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उस शहर से दूर जाने और एक सुरक्षित जीवन जीने में कामयाब रही थी जिसमें हम पैदा हुए थे। 3 साल पहले मेरी आखिरी विजिट के दौरान मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और मुझे उन्हें छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। मैंने अपने सीनियर मैनेजर से पूछा कि क्या मैं उनकी देखभाल के लिए कुछ महीनों की छुट्टी ले सकती हूँ, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। मेरे पिता ने भी अनुरोध किया कि मैं उनके जीवन के अंत तक उनके साथ रहूं। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। शुरुआत में मुझे इसके बारे में उतना बुरा नहीं लगा। मैं बस इस बात से नाराज थी कि मेरे भाई और उनकी पत्नियां उनकी देखभाल करने में मदद नहीं करते थे। 1 महीने बाद पापा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम घर आ गए। उनके कैंसर था। उन्होंने इसका ऑपरेशन करवाया था, इसलिए उन्हें हर समय अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत होती थी, भले ही वह ब्रश करने और नहाने जैसी रोजमर्रा के कामों को करने में सक्षम थे। मैं उनके साथ मेरे बचपन के घर पर रही। मेरे भाई अपनी शादी के ठीक बाद बाहर चले गए थे। मेरे पिता के पास मेरी माँ की तरह इस घर को साफ रखने की ऊर्जा या आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कभी भी किसी और की तलाश नहीं की जो उनके जीवन में मेरी माँ के स्थान को भर सके। वह उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी याद में घर संभल के रखा था। वह बहुत दवाएं लेते थे और ज्यादातर समय सोते या टीवी देखते रहते थे। हालांकि मुझे उनके लिए पानी लाने या हमारे लिए खाना तैयार करने में खुशी होती थी, लेकिन यह काम मुझे ज्यादातर बोरिंग लगता था। मुझ में मेरी माँ की ऊर्जा थी और मैं अपने भाइयों की तरह आलसी नहीं रह सकती थी। वापस आने के कुछ हफ्तों के बाद मैंने घर की सफाई की और इसे इस तरह व्यवस्थित किया कि माँ को गर्व हो। मुझे अब भी उनकी याद आती थी, लेकिन उनकी किसी पुरानी तस्वीर को देखना या उनकी अचानक से याद आना अब आदत सी हो गई थी। ये भी मेरे लिए संतोषजनक नहीं था। इसलिए जब मेरे भाई किसी काम से हमारे पास आए तो मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा। अरे जय, ये मीट कैसा है? मैंने पूछा। अच्छा है, A1। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा बेवकूफ़ मीट भी पका सकता है। वाह, उसने जवाब दिया। मैंने उनकी तरफ थोड़ी देर के लिए मुंह बनाया और फिर अपना आइडिया उनके सामने शुरू किया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे ड्राइवर दोस्तों को ऐसा खाना पसंद आएगा? मैंने पूछा। उन्हें ये पसंद आएगा। उन्हें हमेशा ऐसे गरम खाने की याद आती है। पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? शुभम ने पूछा। मैंने गहरी सांस ली और उन्हें अपना आइडिया बताया। हमारा गैराज शहर के बीच में था और वहां बहुत ट्रैफिक रहता था, तो ऐसी स्थिति में वह एक फूड ट्रक बहुत चलेगा। चूंकि उन्हें दूसरे शहर में पहुंचने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना पड़ी रहता था, जहां उन्हें अच्छा भोजन और सेवा मिल सके। उन्हें यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने मुझसे कहा कि वे तुरंत एक वाहन की तलाश करेंगे जहां मैं ऐसा कर सकूं। मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए जो मैंने एक अच्छा ट्रक खरीदने के लिए बचाए थे, और ऐसे ही 3 हफ्ते बाद दामिनी बर्गर एंड फ्राइज उनके पार्किंग स्पॉट में खोला गया। दामिनी हमारी माँ का नाम था और इसलिए हमने उस फूड ट्रक का नाम हमारी माँ के नाम पर रखा। हमारे पिता भी हमारे लिए उत्साहित थे। उन्हें इस बात का बुरा लग रहा था मैं उनकी वजह से नौकरी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे घर पर थोड़ा बुरे मूड में भी देखा था, इसलिए वो खुश थे
कि मैं कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव करना चाहती थी। ये आइडिया सफल रहा। बाहर लंबी कतारें थीं, इस हद तक कि मुझे अपनी मदद के लिए शहर से कुछ औरतों को काम पे रखना पड़ी रहा। एक हफ्ते के बाद मेरे भाइयों की पत्नियां भी इस वेंचर में मेरे साथ शामिल हो गईं। हमें महंगे किराने का सामान और मांस खरीदने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रक वाले हमें बदले में या अच्छे विश्वास के साथ दे देते थे। हमने प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ बांट लिया, हालांकि मुझे लगा कि मुझे और ज्यादा मिलना चाहिए था। चूंकि ज्यादातर खाना पकाने का काम मेरा था और जो ट्रक ड्राइवर हमारे ट्रक पर रुकते थे उनके वाहनों पर नजर मेरे भाई लोग रखते थे, तो मुझे लगा जैसे मेरे भाई अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि फूड ट्रक अब इस काम के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमारे पास ज्यादा खाने की वजह से 2 लोगों के लिए भी हौजी होने की जगह नहीं थी। शुभम और जय ने एक गैराज रेस्टोरेंट बनाना शुरू किया, जहां ट्रक चालक पार्क कर सकते थे, पैदल चल सकते थे, बैठ सकते थे और भरपूर खाना खा सकते थे। मैंने पूरी जगह डिजाइन की और वह लगभग 15 लोगों के साथ काम कर पा रहे थे। इसे पूरा करने में हमें लगभग 7 महीने की कड़ेढ़ी मेहनत लगी और फिर हमने दामिनी गैराज रेस्टोरेंट खोला, जो शायद सबसे पहला गैराज रेस्टोरेंट था। बहुत लोगों को यह पसंद आया और छोटे बच्चों के लिए चिड़ियाघर जैसा वातावरण बन गया। वे अपने फ्राइज खा सकते थे और किसी को एक वोल्वो के खराब टायर को ठीक करते हुए देख सकते थे। व्यवसाय फल फूल रहा था। काफी समय के बाद में बिस्तर पर आराम से सोने जा रही थी और सुबह एक खुश मन से उठ रही थी। यह सब तब खत्म हो गया जब हमारे पिता का निधन हो गया। वह कुछ समय से पीड़ित थे और फूड ट्रक अच्छा चलने के बाद हमने एक नर्स को भी काम पर रखा था। अंतिम संस्कार आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था। मेरे पिता ने अपनी युवावस्था में टीमस्टर वकील के रूप में काम किया था। उनके मन में एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान था जिसने वर्किंग क्लास के लिए काम किया था जैसे उन्होंने, इसलिए वे सभी आए। बिजनेस से जुड़े हुए लोग, जिनके हम मित्र बन गए थे, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मुझे इस बात पर खुशी हुई कि वे आराम से गुजर गए। मेरी मां को नहीं पता था कि मेरे भाई और मैं कैसे रहेंगे। वह बहुत चिंतित होकर मरी। दूसरी ओर मेरे पिता ने अपने बच्चों को कड़ी मेहनत करते और एक सफल जीवन जीते देखा। वह शांति में थे और मैं ऐसी ही मृत्यु की कामना करती हूं। हमने शोक मनाते हुए और अपने भविष्य पर चर्चा करते हुए 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद कर दी। 1 महीने बाद काम के दौरान मैंने एसबी होटल्स के अपने सहकर्मी को हमारे रेस्टोरेंट में आते देखा। उसका नाम दीपक है और वह मेरी उम्र के आसपास है। हमने एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताया और उसने शिकायत की कि कैसे मैंने होटल बिजनेस छोड़कर अपना दूसरा बिजनेस चलाया। उसने कहा, मैंने इन्वेस्ट किया होता। मैं एना मैजिक में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। जब भी मैं कोई अविश्वसनीय काम करती थी, जैसे कि जब मैं किसी ग्राहक को समझाने में सक्षम होती थी या प्रबंधन के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने में सक्षम होती थी, तो मैं एक फनी सा जेस्चर करती थी। ये चीज सिर्फ ये थी कि मैं एना मैजिक कहकर एक एयर किस देती और फिर मैंने किसी कारण की वजह से रोक दिया और डिएगो मुझे पसंद था। हम दोनों एक ही उम्र के थे और हमारी शादी भी नहीं हुई थी। उसको डेटिंग एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा था, लेकिन हम कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहते थे। इसलिए फ्लर्टिंग हमेशा सम्मानजनक थी। लेकिन मैं अब उस जगह काम नहीं करती हूँ, तो मुझे लगा हमारे पास आगे बढ़ने का एक मौका है। अंदर से कृतिका की मदद की पुकार से हमारी बातचीत बीच में ही रुक गई, लेकिन मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी मुझे कॉल कर सकता है। मैंने एक बार फिर दुनिया के साथ सहजता महसूस करना शुरू कर दिया। हालांकि यह सहजता केवल कुछ दिनों तक ही रही। मैं बीमार पड़ डीच गई। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तनाव में थी और पतझड़ के मौसम में मुझे बहुत एलर्जी होती है। इसने मुझे घर पर रहने के लिए मजबूर किया, जबकि कृतिका और अंजलि ने काम करना जारी रखा। हमने अपने पिता का नाम जोड़कर रेस्टोरेंट का नाम बदलकर दामिनी एंड मनोहर कर दिया था। जब मैं काम पर वापस गई तो मैंने देखा कि सभी लोग मेरे प्रति रुखा व्यवहार करने लगे। मैंने पहले तो अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लोग किसी के निज काम नहीं करना चाहते थे, जैसा जय ने पहले भी कहा था। सफल होटलों में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी बिजनेस को लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलाने के लिए अनुशासन और स्वच्छता की जरूरत होती है।
मुझे किचन में और बाहर में वैसे ही सफाई चाहिए थी। पहले तो अंजलि ने सोचा कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उससे पता चला कि ये मेरा आइडिया था, वह जल्द ही चुप हो गए। ये खत्म नहीं होने के बजाय और बियाज गया जब सभी वर्कर्स मुझे इग्नोर करने लगे और सब कुछ कृतिका और अंजलि रिपोर्ट कर रहे थे। मैं सीधे उनके पास गई और झगड़ा करने लगी। इसके बाद हम में बहस शुरू हो गई, जो सिर्फ शुभम और जय के आने पर ही खत्म हुआ। मुझे बताया गया कि अब मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्लॉट या रेस्टोरेंट का ऑनरशिप नहीं है। मैं चौंक गई, वहां से चली गई और अपने वकील से संपर्क किया, जिसने थोड़ी खोजबीन के बाद मुझे रेस्तरां के कागजात दिखाए। जय और शुभम ने को पार्टनर्स के रूप में और मुझे एक कर्मचारी के रूप में पंजीकरण कराया था। मैंने निर्माण के दौरान इसे ऑथराइज करने वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे याद है कि जब मैं जल्दी में थी तब उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा और मैंने उन पर भरोसा किया था। मैंने उनसे कहा कि मैं उन पर मुकदमा करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यह अदालत में टिक नहीं पाएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उसी क्षण से सब कुछ खत्म हो गया। मैं गुस्सा हो गई और शाम को जय के घर जाकर झगड़ा शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं भाग्यशाली थी कि मुझे पहली बार में ही इतना पैसा मिल गया, और अगर मैं काम करना चाहती हूँ तो मुझे एक कर्मचारी के रूप में वापस रख सकते हैं। मैं घर लौटी और पूरी रात बैठकर रोती रही। मुझे सुबह दीपक का फोन आया, जिसने जाना कि मैं बुरी हालत में हूँ और मुझे सांत्वना देने के लिए वह दिल्ली से चला आया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह जानता था कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना मेरे लिए कितना मायने रखता है। जब हमने साथ काम किया था तो हमने इस पर काफी बात की थी। बाद में सांत्वना देने के कुछ बाद मेरा मूड थोड़ा बदल गया, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं वैसे भी उसे पसंद करती थी और मुझे पता था कि वो भी मुझे पसंद करता था। वो उस दिन मेरे साथ रुका और हम दोनों दिल्ली वापस चले गए। मैंने अपना बैग पूरी तरह पैक किया और अपने माता पिता के घर से निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से दौड़ रही हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास भागने के लिए जलंधर में कुछ भी नहीं बचा था। मैं कुछ दिनों के लिए दीपक के घर पर रुकी और बदला लेने का प्लान बनाने लगी। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि वे जिस सफलता का आनंद ले रहे हैं वह मेरी है, और उन्होंने इसके लायक बनने के लिए कुछ भी नहीं किया था। दीपक ने मजाक में कहा कि मैं होटल वापस ज्वाइन कर लूं और उसके मोटेल डिपार्टमेंट में काम शुरू कर दूं। ये सच में एक अच्छा आइडिया है। थैंक यू सो मच दीपक, मैंने एक ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करते हुए बोला। मैंने मैनेजमेंट को एक पिच शेयर किया और उम्मीद की हम एक मीटिंग में मिल सकते हैं। दीपक ने भी अपनी तरफ से जोर दिया, इसलिए करीब एक हफ्ते में मुझे मीटिंग का ऑफर मिल गया। मैंने क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप शुरू करने का आइडिया दिया और ये भी बोला कि हम सबसे बिजी हाईवे लाइंस पर रेस्टोरेंट्स की चेन शुरू कर सकते हैं। मेरे पास ये एनालाइज करने के लिए पर्याप्त समय था कि कुछ उचित इन्वेस्टर्स को शामिल किए बिना वे इससे इनकार क्यों करेंगे। तो मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को फोन किया। दिल्ली में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में होटल चलाने के दौरान मेरी उनसे बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मुझे बस एक मौके की जरूरत थी और मैं उन्हें सही साबित कर दूंगी। पहला अपडेट, 1 महीने तक इधर उधर के प्रस्तावों और चर्चाओं के बाद हम एक समझौते पर सहमत हुए। प्रोजेक्ट का पहला चरण I-45 के पास होगा। वहां 5 स्टॉप होंगे और ट्रक चालकों को मुफ्त भोजन मिलेगा और 24 घंटे रह पाएंगे। इसके लिए उन्हें एक सदस्यता की आवश्यकता होगी, जो प्रत्येक माह के अंत में उनके वेतन से ली जाएगी। यूनियन की बैठकों में भी एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां हमने लगभग 2000 ट्रक ड्राइवरों को अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया। हमने उन्हें यह वादा किया कि अन्य हाईवेज में भी यह सेवा जल्द ही मिलेगी। मुझे प्रोजेक्ट प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया और मैंने पूरे ऑपरेशन के लॉजिस्टिक्स को संभालना शुरू किया। ये मेरे पसंद के ग्राहकों से थोड़ा दूर था, पर मेरे पास एक पॉइंट था प्रोवे करने को। प्रोजेक्ट के 1 साल बाद हम बेहद सफल हुए। हमने उन स्थानों और हाईवेज की संख्या बढ़ाई जहां हम ये सर्विस ऑफर करते हैं। अगला कदम इन स्थानों पर आकांक्षा किचन की शुरुआत होगी। मोटल के पास पहले से ही कुछ प्रकार के डिशेस मौजूद थे, इसलिए हमें इन्हें शुरू करने के लिए सावधानीपूर्वक उनके परिसर को खरीदना या लीज पर लेना पड़ा। ये नाम दीपक ने सजेस्ट किया था, जो अभी इस प्रोजेक्ट के फाइनेंस का हेड है। हम अभी साथ हैं और अभी तक ये अच्छा चल रहा है। हम दोनों एडल्ट्स होने की वजह से जानते और समझते हैं कि कहाँ तक ये सही है, इसलिए हमारे बीच में कम झगड़े हुए हैं। मैंने मेनू भी तय कर लिया।
उसके बाद अब मुझे केवल I-90 के विस्तार की जरूरत थी और मैं अपने परिवार को दिखाऊंगी कि मेरी उनको उधार दी गई सफलता मैं वापस ले सकती हूँ। मैनेजमेंट और बोर्ड हमारे चल रहे सौदों और डील से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने मेरे हर छोटे फैसले के बारे में मेरी आलोचना करना बंद कर दिया। दूसरा अपडेट, मुझे एक दिन एक ट्रक वाले का फोन आया जिसे मैं जालंधर से जानती थी। उसने मुझे मेरे जाने के बाद हुए सारे ड्रामे के बारे में बताए। जय ने वही अवसर देखा जो मैंने देखा और हाईवे के पास वाले मोटल से संपर्क किया और पूछा कि क्या वे उनके साथ काम करने में इच्छुक हैं। ये पता चला कि मोटल का धंधा नहीं चल रहा था और उनके पास काफी लोन्स थे। जिस आदमी ने उन्हें ये बेचा था उसने सारी चीजों को बेकार हालत में छोड़ दिया था और इसे ठीक करने और उपयोग में लाने के लिए मेरे भाइयों को अपना बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा। इससे जय और शुभम के बीच दरार भी पैदा हो गई, जिनमें से शुभम मोटल का कोई भी हिस्सा नहीं चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती इसमें हिस्सेदारी लेनी पड़ी थी। इसलिए उनकी LDA पब्लिक मैं ही हो गई, जो कि बहुत शर्मनाक बात थी। उन दोनों की पत्नियों ने शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहीं। उनका खाना भी बेकार हो गया है। वह बुरा नहीं है, लेकिन उसमें वह स्वाद नहीं है जो आपके होने पर था, उसने कहा। मुझे दुख हुआ और मैं समझ नहीं पाई कि क्यों। उनको सबक सिखाने की कोशिश का यह पूरा विचार अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही सब कुछ खराब कर दिया था। मैंने उनसे सहानुभूति रखने और उनका पक्ष भी समझने की कोशिश की। इनमें से किसी को भी इस इंडस्ट्री में काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें इसे ठीक करने के लिए बुलाया। जय ने फोन उठाया और मुझसे संभल के बात की। मैंने उससे कहा कि अब मेरे मन में उससे या किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे एक और जगह मिल गई थी जिसे मैं घर कह सकती थी और मैं खुश थी। मैंने उससे कहा कि यदि संभव हो तो मुझे किसी भी तरह से मदद करने में खुशी होगी, पर हमारा बीता हुआ कल मुझे इसकी अनुमति नहीं देगा। उसने कहा कि वो समझ गया है और मुझसे कहा है कि अगर मैं शहर के आसपास हूं तो उससे मिलने आ सकती हूं। मैंने उससे कहा कि मैं कोशिश करूंगी और काम पर वापस चली गई, लेकिन मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाई। मेरा एक रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू था जहां मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने कारणों और सपनों के बारे में बात की। हर किसी को यह बताना ये सही नहीं लगा कि ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं बदला लेना चाहता थी। मैं काफी खाली खाली सा महसूस कर रही थी, इसलिए मैं घर वापस गई और दीपक को फोन किया और उसे अपनी चिंताओं के बारे में बताया। सबसे पहले उसने मुझे ये मजाक करके दिलासा दिया कि उसे कितना अच्छा लगता है कि उसकी नई नौकरी में ज्यादा पैसा मिलता है और वो एक बार के लिए अपने बॉस मुझसे से प्यार करता है। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि मैं ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। उसने कहा कि मुझे अपने परिवार से मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए, जिससे सब कुछ साफ हो जाए। यदि वे बिजनेस पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं तो कंपनी उनसे रेस्टोरेंट भी खरीद सकती है। ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। मुझे उनसे बात करने और ये पता लगाने की जरूरत थी कि क्या उनके जीवन में मेरे लिए कोई जगह होगी। इसलिए मैं दीपक के साथ अगले वीकेंड जालंधर ड्राइव करके जा रही हूँ। यदि चीजें ठीक रहीं तो हम जालंधर के बाहर कैंप लगाने जा रहे हैं। तीसरा अपडेट, कल हम जालंधर की अपनी वीकेंड ट्रिप से वापस आए। मैं थोड़ा चिंतित थी कि यह सब बेकार हो सकता है। मेरे परिवार में हम सभी बहुत गुस्सैल हैं। मैंने सार्वजनिक और निजी तौर पर अपने भाइयों और उनकी पत्नियों की पब्लिक में बेइज्जती करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बिजनेस से बाहर निकाल दिया था और मेरा शहर और हमारे ग्राहकों के बीच मेरा मजाक उड़ाया था। तो शायद उनके साथ वैसा करना ही सही सॉल्यूशन होता। पर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने उन्हें सिर्फ हेलो बोला। दीपक भी मेरे साथ था और मैं उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती थी। मैं जीवन भर काम में व्यस्त रही और मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। इसलिए मैं दीपक को वो जगह दिखाना चाहती थी जहां मैं बड़ी हुई थी। हम अपने माता पिता के घर पर रहे क्योंकि मेरे पास अभी भी चाबी थी। जय और शुभम दोनों ने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया था। मुझे डर था कि रेस्टोरेंट के रखरखाव के खर्च को कवर करने के लिए वे इसे बेचने की कोशिश करेंगे। पूरे घर में धूल भरी थी, लेकिन 7 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद मेरे पास इसके बारे में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। हम शुक्रवार रात वहां पहुंचे और शनिवार को हम जय के यहाँ गए। मैंने उन्हें यह बताने के लिए शुक्रवार को फोन किया कि मैं शहर में रहूंगी, इसलिए वे मेरी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं घर की ओर बढ़ी, मैंने शुभम का पिकअप ट्रक देखा। अंजलि ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर सचमुच बहुत खुश दिखी। वो पतली हो गई थी और उसकी थकान भरी से पता चलता था
कि वो हाल ही में रो रही थी। घर में उदासी का माहौल था। हालांकि उन्होंने मुझे देखकर अपनी खुशी जाहिर की। हम बैठ गए और अपने जीवन के बारे में बात करने लगे और कैसे पापा की डेथ को लगभग 3 साल हो गए हैं। हम उसे अवॉइड कर रहे थे। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर शुभम ने कहा, तो आकांक्षा, हम रेस्टोरेंट को बंद करने और गैराज और पापा की जगह दोनों को बेचने के बारे में सोच रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि तुम इसमें कितना हिस्सा चाहती हो। मैंने उस वाक्य को समझने की कोशिश की। मैं कर्मा चिल्लाना चाहती थी, पर रुक गई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस शहर में हमने जो कुछ भी बनाया है उसे खोना ठीक होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि वे पैसे का क्या करेंगे। जय ने कहा कि वह और उसका परिवार मुंबई जा रहे हैं, जहां उनका एक दोस्त है जिसके शोरूम को एक मैकेनिक की जरूरत है। इसलिए वो वहां काम करेगा और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के लिए एक घर ढूंढने की कोशिश करेगा। शुभम खुद एक ट्रक चालक के रूप में काम खोजने के लिए दिल्ली जा रहा था और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा घर ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। ये बेवकूफ़ी थी। हम सब ऐसे ही अलग हो जाएंगे। हमारे माता पिता की कब्रों को प्रकृति में अकेला छोड़ दिया जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि लोन चुकाने और बिजनेस जारी रखने के लिए उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे संख्याएं बताईं। यह मेरी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा था। अगर मैंने उनकी मदद की तो मेरे पास मेरे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी और मैं उन दोनों की तुलना में कहीं अधिक कमा रही थी। मैं चाहती थी कि वो यहीं रहे और इसको वापस से वैसे ही बनाए जैसा वो था। इसलिए मैं उन्हें वह पैसा इस शर्त पर देने के लिए सहमत हुई कि वे काम करना जारी रखेंगे और रेस्टोरेंट को उसकी पुरानी खूबसूरती वापस दिलाएंगे। पहले तो वे चौंक गए। उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं सीरियस हूँ और उन्होंने कुछ समय मांगा। उनकी पत्नियां किसी थोड़ा अधिक समय चाहती थीं, क्योंकि वे खाना पकाने, सफाई और तीनों बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को संभल रही थी। मेरे पास इसे सभी के लिए सही बनाने का मौका है और मुझे उम्मीद है कि वो भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। दीपक उनसे आराम से घुल मिल गया था और मेरे परिवार वाले खुश थे कि मैंने आखिरकार किसी से रिलेशनशिप शुरू किया और शादी के बारे में भी सोच रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि हम अभी भी डेटिंग कर रहे हैं और मुझे शादी की साड़ी में देखने के लिए उन्हें सालों इंतजार करना होगा। वे हंसे और ये सब सही ढंग से खत्म हुआ। आखिरी अपडेट। 5 दिन पहले मुझे शुभम का फोन आया कि रेस्टोरेंट जल गया है। किचन में गैस लीक हुआ जो बहुत तेजी से फैला और आग भड़बड़ी गई, जिससे सब कुछ जलकर खाक हो गया और उन्हें पूरी चीज बंद करनी होगी। इसलिए जो मैंने उन्हें पैसे दिए थे और इसमें उन्होंने जो प्रयास किए थे वे सब बर्बाद हो गए। मैं पागल सी महसूस करने लगी। मैंने उनसे कहा कि वे सब कुछ बेच दें और शहर छोड़ दें। शायद उनका भविष्य कहीं और था। मैंने बस उन्हें मजबूर किया और सबका समय और पैसा बर्बाद किया। मैं उस दिन ठीक से काम नहीं कर सकी और दीपक ने देखा कि मेरा ध्यान भटक रहा है। मैंने उसे सब कुछ बताया और हम चुपचाप घर चले गए। कुछ दिन पहले मुझे फोन आया कि मेरे पापा का घर बेच दिया गया है और वे जल्द ही पूरी जगह को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए हम अपने माता पिता की चीजों के अवशेष इकट्ठा करने के लिए वहां गए। लेकिन मुझे कुछ गलत लगा। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैं फिर कभी घर के बारे में सोचकर इन सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाऊंगी। हम दोपहर में वहां पहुंचे, अपनी जरूरत की सभी चीजें ले लीं और उन्हें बक्सों और डिब्बों में ढंग से पैक कर दिया। उस रात जय के घर पर डिनर के बाद हमारी मुलाकात एक ट्रक वाले से हुई। उसने हमें बोला कि उसे जलंधर में हमारी याद आएगी और आग कितनी भीषण थी। उसने कहा कि शुभम ने पिछले कुछ सालों में कई बार पूरी जगह में आग लगाने का मजाक कई बार किया था। हालांकि इसकी शुरुआत एक मजाक के रूप में हुई थी, लेकिन उसने और भी बताया कि जय और शुभम इसे बीमा का दावा करने और खुद को लोन के बोझ से बचाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन मान रहे थे। बेशक जांच होगी, लेकिन खतरनाक गैराज सामान के बगल में किचन का सामान होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं गुस्से में थी। ड्राइवर मेरे भाइयों पर जो खतरनाक आरोप लगा रहा था, उसके लिए मैंने खुद उसे लगभग तमाचा जड़ दिया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसलिए मैं उसका सामना करने के लिए लगभग आधी रात को जय के घर वापस चली गई। उन्होंने सबसे पहले मुझे शांत किया और बताया कि ये सब झूठ है। वे लाखों सालों में भी उस जगह को नहीं जलाएंगे जहां उनके पूरे परिवार ने कड़ी मेहनत की और अपनी जिंदगी बनाई। वो इसका मजाक इसलिए बनाते थे क्योंकि ये सबसे आसान तरीका लगता था।
उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसा ही करना होता तो उन्होंने ऐसा मुझसे पैसा मांगने से पहले किया होता, क्योंकि ज्यादा आसान वही होता। पर वे ऐसा नहीं करते। फिर उन्होंने मुझे पूरी रिपोर्ट दिखाई और बताया कि बीमा में कितना कवर होगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा किसी मुश्किल टाइम में वो मेरी मदद करेंगे। वे दिवालियापन दाखिल करने और जमीन बेचने जा रहे थे। मुझे मूर्ख जैसा महसूस हुआ, क्योंकि मैंने अपने भाइयों की जगह उस रैंडम ट्रक वाले की बात पर विश्वास किए। उन्होंने मुझे पहले भी धोखा दिया है, लेकिन वे हमारे माता पिता को कभी धोखा नहीं दे सकते। उनकी कमाई और उनकी कड़िड़ी ही मेहनत, जो कि वह 2 संपत्तियों में चली गई। यह शहर मेरे लिए श्राप और वरदान दोनों रहा है। इसने मुझे केवल जीते जी रहकर ही बहुत सारे सबक सिखाए हैं। इसके लिए मुझे खुशी है और मैं जालंधर को हमेशा याद रखूंगी।